किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, यही सच्चा सहारा है। आज जो मेहनत करोगे तुम, आज जो मेहनत करोगे तुम, वही कल का उजाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमारी बोल रही हूँ। सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। आपको इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल का नेम है प्रीतम कुमारी 2.0। आप इस चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको इस इस चैनल पे आरआरबी ग्रुप डी का बायोलॉजी कंप्लीट मिलेगा, जिससे कितने बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा और कितने बार पूछता है। तो चलिए, आपको इससे पहले बताने के लिए, आप इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ना भूले। मिलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी उत्तक से। उत्तक उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। तो चलिए तो दोस्तों, आज हम पढ़ा रहे हैं उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में, उत्तक को चलिए तो उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। तो आपको उत्तक से पढ़ाएंगे हम। तो चलिए बताते हैं। तो आपको क्या बोलते हैं इसको? उत्तक, उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। उत्तक को क्या कहते हैं? जीवों में एक समान कार्य करने वाले संरचना के दर्शनी वाला कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं। समझे? कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। जीवों में एक समान कार्य करने वाला तथा समान संरचना दर्शनी वाला कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। समझे? चलिए, कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाला तरल पदार्थ उत्तक द्रव टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। मतलब उत्तक द्रव कहलाता है। इस उत्तक द्रव से कोशिकाएं पोषक पदार्थ ग्रहण करती है तथा उत्सर्जित पदार्थों को इस उत्तक द्रव में त्याग देती है। समझे? उत्तक का अध्ययन स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको इंग्लिश में स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक का अध्ययन। औत्तिकी को सूक्ष्म शरीर की रचना विज्ञान भी कहते हैं। समझे? जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। औत्तिकी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। औत्तिकी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। समझे? चलिए, उत्तक शब्द विशिष्ट ने तथा हिस्टोलॉजी शब्द मेयर ने दिया। समझे? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी का स्थापना मार्सेलो फ्लेनी ने किया। मार्सेलो फ्लेनी ने किया है। समझे? चलिए, ध्यान से देखिए। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आज इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी ताकि कल भी कंफ्यूजन ना हो। और मैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 40 गो लाएंगे, 20, 30, 40 गो आपको उसमें सोल्व कराएंगे। चलिए, तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, पादप उत्तक होते हैं, जंतु उत्तक। पादप शरीर में कोशिकाओं के समूह को पादप उत्तक कहा जाता है। पादप शरीर में कोशिकाओं के समूह को पादप उत्तक कहा जाता है। पादप उत्तक भी दो भागों में बांटा गया है। चलिए, तो कौन कौन भागों में बांटा गया है? चलिए, पादप उत्तक दो भागों में बांटा गया है। पादप उत्तक दो भागों में, विभोजक उत्तक, अस्थायी उत्तक। तो विभोजक उत्तक देखिए, विभोजक उत्तक को हम समझाते हैं। चलिए देखिए, विभोजक उत्तक में कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह
जिसमें नियंत्रण विभाजन हो, कोशिकाओं का वह समूह जिसमें नियंत्रण विभाजन हो उसे क्या कहते हैं? विभोजक ऊतक। चलिए, पादप ऊतक संदर्भ में विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए एक्स पादप के रूप में विभोजक ऊतक का उपयोग किया जाता है। समझे? विभोजक ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। समझे? पहला शीर्ष ऊतक, शीर्ष ऊतक देखिए पौधों की मूल तथा तने के शीर्ष भाग में लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाओं के समूह को शीर्ष विभोजक ऊतक कहा जाता है। समझे? पौधे की लंबाई शीर्ष विभोजक ऊतक के कारण बढ़ती है। समझे में? चैनल पे न्यू लोग आए हैं तो अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, चैनल पर न्यू लोग भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस इम्पोर्टेंट को ध्यान से देखिए, यही से MCQ क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यह लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। समझे? यह लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार कई बार पूछते हैं। साल में भी आया था, अगले साल भी आया था। चलिए, तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर आप सोचिए। कल जो हमें आंसर क्वेश्चन करेंगे आप सोचिएगा और बताइएगा। आज हम पढ़ा रहे हैं और कल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका लाएंगे। चलिए, तो ध्यान से देखिए, कहाँ बताएं? ठीक है, पौधे की लंबाई शीर्ष विभोजक ऊतक के कारण बढ़ती है। अगला है पार्श्व विभोजक ऊतक। पौधों के पार्श्व भाग में लगातार दर्शाने वाली कोशिकाएं समूह को पार्श्व विभोजक ऊतक कहा जाता है। पौधों की चौड़ाई अर्थात द्वितीयक वृद्धि वार्षिक विभोजक ऊतक के कारण होती है। समझे? चलिए, अगला क्या है? अंतर्वेशी विभोजक ऊतक। अंतर्वेशी अस्थायी ऊतक के माध्यम लगातार अस्थायी ऊतकों को माध्यम लगातार विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं का समूह को अंतर्वेशी विभोजक कहलाता है। उदाहरण देते हैं। चलिए देखिए, उदाहरण में पोषी पशुओं के घास खाने के पश्चात घास का पुनः बढ़ जाने के कारण अंतर्वेशी विभोजक ऊतक कहते हैं। जैसे कोई जानवर घास खा लेता है, वो घास बाद में फिर से बढ़ जाता है, तो उसी को अंतर्वेशी विभोजक ऊतक कहते हैं। समझे? चलिए, अगला नेक्स्ट सवाल है। अगला जो पादप 2 अथी के थे, पादप 2 भागों में बांटा गया है। तो अगला बी है, देखिए अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक जब विभोजक ऊतकों में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसे अस्थायी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी ऊतक कहा जाता है। समझे? जब विभोजक ऊतक को विभाजन की समाप्त हो जाती है तो उसे अस्थायी ऊतक कहा जाता है। अस्थायी ऊतक भी 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। अस्थायी ऊतक भी 2 भागों में बांटा गया है। चलिए, पहला देखिए, तरल अस्थायी ऊतक। तरल अस्थायी ऊतक क्या किसे कहते हैं? सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, उसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। उदाहरण पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरोकाइमा, मृतूतक पेरेनकाइमा, ये सब एक ही प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, इसीलिए इसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के माध्यम अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इन
इनकी भीति सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिकाएं गोल अंडाकार गोल मतलब अंडाकार, अंडा गोल ही होता है ना, अंडाकार अथवा सर्कली होता है, मतलब सर्कल जैसा गोल पूरा बना हुआ आता है। इनकी कोशिका स्थायी सरल स्थायी ऊतक गोल बना हुआ पूरा होता है। पेरेन्काइमा का कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्रवण। स्थूलकोण ऊतक क्लोनकाइमा यह बीजपत्री पादपों के व्रण त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। समझे। इनकी कोशिकाएं गोल अंडाकार तथा बहुकोणीय होती है। समझे। गोल तथा अंडाकार बहुकोणीय होते हैं, गोल होते हैं, बहु अंडाकार होते हैं, बहुकोणीय होते हैं। समझे। इसकी भीति पतली होते हैं, जो भीति है ये बहुत पतली होता है, इतना पतली होता है कि आपको बहुत हल्का हल्का दिखेगा, पूरा पतली होता है, एकदम हल्का हल्का दिखेगा इसका भीति जो होता है। समझे। इसकी भीति पतली होती है, परंतु कोनों पर सेलुलोज, पेक्टिन तथा हेमीसेलुलोज पाया जाता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोलाइन के कार्य या संगानीकरण का कार्य करती है। यह प्रारंभिक अवस्था में पादप के आंतरिक समस्त प्रदान करती है। विरोधक स्क्लेरेंकाइम जिसकी कोशिकाएं गोल अंडाकार एवं बेलनाकार होते हैं। क्या होते हैं? गोल अंडाकार बेलनाकार होते हैं। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सही दिख रहा है? आप लोग चैनल पे न्यू लोग आए हो तो चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इसकी भीति लिग्निन की बनी होती है, लिनिन की बनी होती है। इसकी कोशिकाएं के माध्यम के गंत में पाए जाते हैं। इसमें से मृत प्रोटोजाइम प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। गुद्देदार पादप की फल भीति स्क्लेरोकाइमा की बनी होती है। उदाहरण अमरूद, नाशपाती, चीकी। समझे। उदाहरण के लिए अमरूद, नाशपाती, चीकू, ये सब इटीसी। लेग्यूमिनेसी फूल के बीजों का आवरण स्क्लेरोकाइमा में निर्मित होता है। चाय की पत्तियों स्क्लेरोकाइमा से निर्मित होती है। यह पाठ्य को प्रारंभिक अवस्था में प्रदान करती है। अब दूसरा, जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक का एक से अधिक प्रकार कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक। समझे। जटिल अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक। और जटिल अस्थायी भी दो प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। समझे। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम, ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए हम इसको दर्शा दिए, आप लोग ध्यान से देखिए। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसको पढ़ने के बाद आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाइलम ऊतक क्या कहते हैं? जाइलम ऊतक को फ्लोएम संवहन ऊतक है। जाइलम तथा फ्लोएम संवहन ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संवहन ऊतक है। जाइलम जल तथा खनिज लवणों को परिवहन का कार्य करते हैं, उसे जाइलम कहते हैं। समझे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, जाइलम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दसती है। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जाइलम कितने प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं? 4। समझ में आया? 4 कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। वाहिकाएं जाइलम तंतु, तंतु आइलम पेरेनकाइमा। समझ गए? वो चारों का नाम देखो दिया है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं जाइलम तथा आइलम पेरेनकाइमा। समझे? ये चारों का नाम है। जाइलम 4 प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जो जाइलम सबसे पहले बनता है वो यह प्रोटोजाइलम कहलाता है। जाइलम जो सबसे पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है तथा प्रोटोजाइलम बनने के बाद जाइलम को मेटाजाइलम कहा जाता है। बनने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? मेटाजाइलम कहते हैं। तने में जाइलम, अब ध्यान से सुनिए, तने में जाइलम माध्यम अति दारुक प्रोटोजाइलम केंद्र के ओर से मोटा जाइलम मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। समझे? मूल में जाइलम बड़ा अधिरायक रुक प्रोटोजाइलम प्रतिनिधि की तरफ से मोटा जाइलम केंद्र की तरफ होता है। समझ गए? अब क्या कह रहा है? फ्लोएम। फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थों की परिवहन का कार्य करता है। फ्लोएम कौन सा कार्य करता है? फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पदार्थों का परिवहन कार्य करता है। समझे? अगला है कि यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। क्या होता है? 4 कोशिकाओं से भी निर्मित होता है। कौन कौन सा? देखिए, सहचर कोशिका, चालनी नलिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पेरेनकाइमा। ये चारों से फ्लोएम कोशिकाओं से निर्मित होता है। चालनी नालिका में केंद्र नहीं पाया जाता है। समझे? चालनी नालिका में केंद्र नहीं पाया जाता। आगे देखिए, चलिए समझ गए? आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? जंतु ऊतक। जंतु औद्योगिकी के जनक विजेट है। जंतु औद्योगिकी को इंग्लिश में एनिमल हिस्टोलॉजी कहते हैं। जंतु औद्योगिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल हिस्टोलॉजी। समझ में आया? एनिमल हिस्टोलॉजी कहते हैं के जनक विजेट हैं। जंतु में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु में ऊतक 4 प्रकार के इसमें भी होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। समझे? जिनका निर्माण विभिन्न जन स्तरों, एक्टोडर्म बाहर, मेसोडर्म मध्य तथा एंडोडर्म अंदर से होता है। अब उपकला ऊतक। उपकला ऊतक इंग्लिश में इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। चलिए, उपकला ऊतक को इंग्लिश में इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। चलिए, इसको ध्यान से देखिए कि ए ऐसा ऊतक है जो किसी अन्य ऊतक पर पाया नहीं जाता है। ये ऐसा ऊतक है जो किसी अन्य ऊतक पर पाया जाता है। ऐसे त्वचा उपकला ऊतक से निर्मित तथा संयोजी ऊतक पर पाई जाती है। समझे? संयोजी ऊतक पे भी पाई जाती है। इस ऊतक में कोशिकाओं के बीच ऊतक द्रव बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच ये ऊतक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है।
इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच रक्त नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त नलिकाएं इस कोशिका के बीच। वह आधारी झिल्ली से बाहर विसरण द्वारा विभिन्न कार्यों चलिए क्या लिखा हुआ है देखिए, गौर से समझिए। विभिन्न कार्यों क्या? हाँ, इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच रक्त नलिकाएं पाई जाती है। वह आधारी झिल्ली से होकर विसरण द्वारा विभिन्न पोषक पदार्थ के ऑक्सीजन इन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अगला, उपकला ऊतक मुख्य रूप से आवरण के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? आवरण के रूप में पाया जाता है, मतलब कवरिंग करता है, कवर करता है उपकला ऊतक। उदाहरण, त्वचा, ग्रंथियों को नलिकाएं, कर्निया, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी उपकला ऊतक के कार्य है। सुरक्षा, अवशोषण, पोषण, उत्सर्जन, पसीने के साथ लवण का उत्सर्जन, शोषण, स्रावन, ग्रंथियों से भिन्न स्रावन, पुनरुद्भवन, बाह्य कंकाल, संवेदन ग्रहण में सहायक, कि सब कार्य है उपकला का। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ये ऊतक गति से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है? गति से। इसका निर्माण मेसोडर्म से, लेकिन अपवाद स्वरूप नेत्र के आइरिस से जुड़ी पेशियां। दोस्तों ध्यान से देखिए, सफेद ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियों से जुड़ी पेशी एक्ट्रोम से उत्पन्न होती है। समझे? हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की। पहला देखिए, इसमें 5 अथी होता है। समझे? पहला ऐच्छिक पेशियां, दूसरा अनैच्छिक पेशियां, तीसरा हृदय पेशियां, चौथा ऐच्छिक, मतलब तीन तरह के पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कितने प्रकार के पेशियां पाया जाता है? 3 तरह के बता दी। पहला ऐच्छिक पेशियां रेखित पेशियां है। स्थितियों से जुड़े होने के कारण कंकाली पेशियां भी कहलाती है। क्या कहलाती है? कंकाली पेशियां भी। इसमें गति हमारी इच्छा से होती है। उदाहरण, हाथ, पैर एवं गर्दन की पेशियां। समझे? इसमें हमारी इच्छा से गति होती है। चलिए आगे उदाहरण दे दें। अनैच्छिक पेशियां अरेखित पेशियां होती है। समझे? नन जो अंतरागी पेशियां कहलाते हैं। समझे? चलिए आगे देखिए। अनैच्छिक पेशियां आहार नाल। उदाहरण, ग्रंथियों से जुड़ी पेशियां, जैसे हृदय पेशी। हृदय पेशी, इनकी संरचना रैखिक पेशियों जैसी होती है, जबकि अनैच्छिक आवृत्ति की होती है। समझे? हृदय की भित्तियों में उपस्थित होते हैं। देखिए, संयोजिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक भी होता है। तो संयोजिक ऊतक ये शरीर में क्या? ये शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले ऊतकों परिवहन को अवलेहन, पोषक तथा भोजन संग्रहण में सहायता करता है। संयोजिक ऊतक। समझे? इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। चलिए तंत्रिका ऊतक, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे लाया जाएगा। आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। जो कितने बार इससे क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजी में, सभी बायोलॉजी कंप्लीट हम कर देंगे, पूरा कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आप लोग लाइव में भी आइएगा और सब्सक्राइबर को बढ़ाते जाइएगा। इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बेल आइकन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन चला जाए। देखिए, तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न अंग बाहरी उद्दीपन के अनुकूल प्रतिबद्ध करते हैं। इन अंगों को प्रतिबद्ध करने के लिए तंत्रिका ऊतक को कोशिकाएं प्रेरित करती है और
एक यार, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं स्वयं उद्दीप्त होकर अपने द्वारा उद्दीपन के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से बना है। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, समझा दिए, समझते जाइए। चलिए, तो पूरा खत्म हो गया ये चैप्टर। तो दोस्तों आप अगर ऑफलाइन ऑफ मतलब बाद में वीडियो देख रहे हैं तो एंड से लास्ट तक देखिए और समझिए, और फिर आगे का वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको आप सही से बनाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू ऑल माय सब्सक्राइबर। आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखें, गौर से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से समझिए।